पाकिस्तान का ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल है? इस वक्त मुल्क अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए कि हमारा मुल्क जो है एक दुकान की तरह चल रहा है। आपने दुनिया घूमी होगी, आप बाहर मुल्क सफ़र करने गए होंगे, आपको वहाँ के माइंडसेट में और यहाँ के माइंडसेट में फ़र्क नहीं लगता? हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल लाइफ के अंदर के 5 साल मनसूबा 10 साल मनसूबा जो ज़ियाउल के दौर में और अर्ली 70s और 80s में होता था, आप वो कहाँ है? आप देखें ना, इंडिया में एक टाटा कंपनी है, उसकी टोटल वर्थ पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। आप देखते हैं, आप कहते हैं भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो कहीं और जाके इन्वेस्ट कर लेता है, लेकिन हम यहाँ ही देखते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही तो गवर्नमेंट में है। एक अच्छा खासा स्किल्ड बंदा भी जो है ना, अगर एक हफ्ता बच्चा टीवी देख लेगा तो सरेंडर कर लेगा कि मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता हूँ, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है। हाँ, मैं आपको कहूँगा यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा एथिकल हैकर भी है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, मतलब ऐसे लोग हैं। तो फिर पाकिस्तान में तो इन्वेस्ट करने के लिए IMF जैसा ही इन्वेस्टर आएगा जो आपको सूद पे पैसे देगा। लोग कहते हैं कि ना अभी पाकिस्तान में कुछ रखा नहीं है अपना, अगर बंदे के पास पैसे हों, मौका मिले तो बाहर मुल्क चले जाओ। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये कहते हैं वो एक तरीके से सही कहते हैं। जब रात ज़्यादा अंधेरी हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि दिन होने वाला है इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट रज़ा सूर्या। रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक नए गेस्ट के साथ आज हम मौजूद हैं और जिनका ताल्लुक़ ताजिर बरादरी से भी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं और सोशल वर्किंग भी माशाल्लाह बहुत इन रहते हैं। इनका ताल्लुक़ जैतपुर मेमन जमात से है। मेरी मुराद है फैसल अब्दुल गफ़ार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आप आए। और ये है कि माशाल्लाह रमज़ान का महीना है और हमने सोचा कि रमज़ान का एक स्पेशल महीना होता है, इसमें कुछ स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाए। आप बहुत देखते शुक्रिया। होंगे कि हमारे पास हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखा के जाते हैं हमारी। तो हम पैसे तो मिल चुके हैं, लेकिन आपसे कुछ ऐसी वाइब है कि हमें लगता है कि आप कुछ हमें सिखा सकते, तो इसीलिए आपको इनवाइट किया है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत फैसल भाई, आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रज़ा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। आपके इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात आती हैं, सोशल पर्सनैलिटीज़ आती हैं, मजहबी लोग आते हैं, तो इस मंच पे आपने बात करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। मसरूफियात बस सोशल वर्क चल रहा है और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी हमारे चेयरमैन है, उसके साथ मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं और आगे भी कुछ मसाइल अभी आगे जाके जो नज़र आ रहे हैं कि FVR के और दूसरे इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी ऑन बोर्ड रहेंगे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। अच्छा। और सोशल वर्क भी साथ साथ चल रहा है, कम्युनिटी के साथ भी, मेमन कम्युनिटी के साथ भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और सही। कंस्ट्रक्शन के काम में भी। अच्छा, बिज़नेस आपका भी अपना बिज़नेस है, तो थोड़ा सा अपने बिज़नेस के बारे में बताएं, आप क्या करते क्या हैं? जी, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम भी है और मेरा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी है अच्छा। और हाउस होल्ड भी है, रिटेल का काम भी है, होलसेल भी है। बेसिक मेरा काम प्लास्टिक हाउस होल्ड का है, उस अच्छा। फील्ड से रिलेटेड हूँ और उस इंडस्ट्री से मैं रिलेटेड हूँ। अच्छा। और फैसल भाई, आप रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने की एक आपको पता है एक अलग वाइब होती है, एक अलग खुशबू होती है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, आपको ऐसा हाँ, फील आ यहाँ रहा पर है? भी मुझे एक खुशगवार खुशबू जो है वो क्या हाँ, है, ये मतलब जो। ये खुशबू का जो राज है ना, ये हमारे डबल एच वाले जो परफ्यूम है उनका है। अच्छा, और माशाल्लाह। ये हमारा अपना ब्रांड है और ये है कि आज के हमारे जो प्रोग्राम है उसके ये स्पॉन्सर भी हैं। माशाल्लाह। इसकी ख़ास बात एक ये है कि मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने खुद परचेज़ की, ली। इनका एक स्पेशल जो एक फ्लेवर है वो है मेहरबान, जो फ्लेवर यहाँ पे मेहमान पड़ा हुआ है। इसकी ख़ास बात एक तो ये कि सबसे यूनिक है, यूनिक के साथ साथ इसमें इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, तो ये लॉन्ग लास्टिंग की वजह वो से तो ना लोगों नज़र को आ रहा बड़ा है कि जिस पसंद तरह आता से है। यहाँ खुशबू फैली हुई है हाँ, इसमें। तो मैं जिनके मेरे पास भी ख्याल में जा रहा आपने हूँ, लगाई हुई भी है इसमें। हाँ हाँ, तो जिनके पास भी जाता हूँ तो वो बोलते हैं यार खुशबू कौन सी लगाई है। और माशाल्लाह ये है कि 16 घंटे की दूरी है, लेकिन 2 दिन तक मतलब खुशबू दिखाई देती है। ज़बरदस्त। तो ये आज हमारे स्पॉन्सर है और ये है कि आज हम अपने गुफ्तगू को फिर स्टार्ट करते हैं उस तरीके से कि बिज़नेस कम्युनिटी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं। मतलब ज़्यादातर जो बिज़नेस का होता है ना वो इतना सोशल वर्क इतना नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाकायदा कहते हैं कि हम बेसिकली उनका मकसद ये होता है हमने दुनिया तो कमाई, कुछ पैसे तो कमाए, हम अपनी आखिरत को भी संवारें। तो उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है? देखिए, सोशल वर्क कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हो या अपने इलाके के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए, बेसिक तो इसका मकसद है कि अल्लाह की रज़ा के लिए करना है और खल्क़ खुदा की हमने खिदमत करनी है। जिस एसोसिएशन से मैं वाबस्ता हूँ, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन है, कराची की एक रिकगनाइज सबसे बड़ी ताजिर तंजीम है। उसमें हमारे चेयरमैन है शर्जील गोपलानी साहब,
हमारे जो है वाइस चेयरमैन है याकूब परदेसी साहब है, शमसी अहमद शमसी साहब है। तो हम लोग ने उनसे यही, हमारे वो मेंटोर हैं, तो हमने यही सीखा है जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे उनका एफवीआर से इशू हो, के इलेक्ट्रिक से इशू हो, कम से कम हम उनके साथ खड़े रहें, उनके जायज़ हक पे जो है इसके साथ स्टैंड लें और लोगों के काम आए। अल्लाह ने अगर हमें ये मौका दिया है और हमारी एसोसिएशन और हमारे एसोसिएशन के अहदेदारान की हुकूमती नुमाइंदगान तक रसाई है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको पब्लिक तक डिलीवर करें। सही। बेसिक मकसद हमारा यही है। सही। तो इसमें आप मतलब क्या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे लोगों को मतलब एक आसानी होती है इस पे? कोई ख़ास सर्विस प्रोवाइड नहीं है, लेकिन हम तकरीबन पब्लिक से जो है ना डेली की बुनियाद पर हमारी एसोसिएशन टच में रहती है। कोई भी इशू हो, चाहे कस्टम ड्यूटीज़ के इश्यूज़ अभी रिसेंटली आए, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमारी नुमाइंदगी है और मुख्तलिफ अच्छा। सब कमेटियों में हमारी तरफ से मेंबर्स गए हैं, ऑल सिटी की तरफ से। हमारे चेयरमैन साहब भी वहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी इंपोर्ट ड्यूटी के हवाले से, कभी कस्टम्स के हवाले से, एफवीआर के हवाले से, और अभी बीच में ये लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी सिचुएशन आपको पता है कि जी ओल्ड जी। सिटी की तरफ, टिम्बर मार्केट की तरफ हुई थी। तो उन सारे इश्यूज़ को गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं उनके साथ जो है डिस्कस करना और उसको हल करवाना, बेसिक हमारा ये काम है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को चाहे जो भी उनके प्रॉब्लम उसमें सर्व करें। सही। मैं पर्सनली एडिशन इसमें ये करता हूँ कि मैं चूँकि एक दूसरे सोशल वर्क से भी ताल्लुक़ है मेरा, मैंने इलेक्शन भी लड़ा है, तो वहाँ से जो मुझे सहूलत मिली है, मतलब वो बिज़नेस कम्युनिटी के जो बल्दियाती इश्यूज़ हैं, मतलब सफाई के इश्यूज़ हैं या जो दूसरे रोज़मर्रा के मामलात के इश्यूज़ हैं, उसमें भी हम जो है इनको काफ़ी जो है जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। सही। तो मतलब आपका इन तरीके से आप जब मसले हल करते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, तो आपके जो ज़्यादातर ज़ाहिर सी बात है आपके जो जान पहचान हुकूमती सतह पर बहुत सारे लोगों से हुई होगी। तो उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आप बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कस्टम ड्यूटी जैसा आप कह रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं अभी? और पाकिस्तान का ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कस्टम ड्यूटी में देखिए, हमारे ऑल सिटी के ऊपर फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पर उस चीज़ इशूज़ को हाईलाइट करना, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने तौर पे जो है गवर्नमेंट नुमाइंदगान और दीगर मिनिस्ट्रीज़ जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके साथ डिस्कस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है और किया है, डिलीवर किया है। ओवरऑल इकॉनमी की जहाँ तक बात करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जो है वो बड़ी, आप सबको पता है कि मेक और ब्रेक जैसा मामला है। और 75 साल हो गए, हमारे यहाँ डायरेक्शन की कमी है। हमने अभी तक अपनी डायरेक्शन ही सेट नहीं की कि हमने अपनी इकॉनमी को किस तरफ लेके जाना है। यानी आईएमएफ से पैसे लेकर हर महीने बिजली, गैस, पेट्रोल के रेट बढ़ाकर अगर ये करना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्रियाँ, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्रियाँ और ट्रेड मिनिस्ट्रियाँ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो हर 2 महीने में आईएमएफ से पैसे ले और गैस और हाँ। बिजली के बिलों में और टेलीफोन और पेट्रोल के उसमें बढ़ाएं। और लेकिन ये हल नहीं है। दुनिया में जिन भी मीशतों ने तरक्की की है, उन्होंने 15-15, 20-20 साल का रोड मैप बनाया है। हमारे पड़ोस में इंडिया है, उन्होंने पहले तो रोड मैप बनाने के लिए अपने आइन को हमसे 20 साल पहले ही बना लिया था। 1950-55 में उन्होंने अपना आइन बना लिया। हमने तो पाकिस्तान टूटने के बाद आइन बनाया और फिर वो भी अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है। दूसरा ये कि इंडिया ने बहुत, हमारे पड़ोस में इंडिया है, बांग्लादेश है, उन्होंने जो तरक्की की है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से की है। दुनिया में सही। कोई भी चीज़, कोई भी इकॉनमी तरक्की करती है, चाइना जो है इतना बूम किया, तो चाइना ने पिछले 20 अर्ली 90s से शुरू की मैन्युफैक्चरिंग और 2000 पर आकर वो अपने पीक पर आ गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन किसी भी पार्टी का ये फोकस नहीं है। हमारे यहाँ जो कल्चर इस वक्त पॉलिटिकल कल्चर मतलब है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में कोई भी इस चीज़ किसी में भी किसी ने पार्टी का मेंशन नहीं बड़ी किया। माजरत के साथ कोई भी पार्टी ने मतलब एक दूसरे के ऊपर लान तान करना या एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा, आप इस इलेक्शन में भी देख लें, किसी ने अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी वाजे तौर पे नहीं दी। कोई तो ये बताए ना कि डॉलर 280 का जा रहा है, हम 200 का कैसे करेंगे? पेट्रोल इतना जा रहा है, हम इस पर इतना कैसा करेंगे? 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे हम रुके हुए हैं, हम उसको 50 बिलियन डॉलर पे कैसे करेंगे? बेसिकली ये है कि मतलब आवाम को ही क्लेरिफाई नहीं हो सका कि हमारे मसले कैसे होंगे। जो एक आम आवाम का मसला क्या है कि हमें सस्ता चाहिए, हर चीज़ सस्ती कैसे होगी, डॉलर कैसे गिरेगा, सोना सस्ता कैसे होगा, खाने पीने की जो अशिया होती है महंगी होती है वो क्यों होगी, उसका तो ये मसला है। और उस वो ये चीज़ें तो नहीं देखना चाहते कि भाई कोई क्या कर रहा है, कोई किस चीज़ की चोरी कर रहा है। उसके लिए यही मसला है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनका डायरेक्शन ही अभी तक सेट नहीं हुआ है कि मुल्क को चलाना कैसे है। इस वक्त मुल्क, अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए कि हमारा मुल्क जो है एक दुकान की तरह चल रहा है कि सुबह उठाना है, शटर उठाना है और डेली की बुनियाद पे जो नज़रिया ज़रूरत है उसके तहत हमें चलाना है। मुल्क इस तरीके से नहीं चलते, मईशतें भी इसी तरीके से नहीं चलती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। और हम जो शहरी हैं पाकिस्तान के, उनका भी कसूर है कि हम सब इन्वेस्टर बन गए इस वक्त।
हम शॉर्ट टर्म जो है वो इस वक्त फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, डॉलर में इन्वेस्ट कर देते हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कि जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमें कम वक्त में प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो पैसा हम मार्केट में लगा रहे हैं वो सर्कुलेट हो और उससे जॉब्स क्रिएट हो और एक इकॉनमी की ग्रोथ आए इसमें। तो इस जब तक ये इस उस डगर पे हम नहीं आएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, और अपने अपने पैसों को जब हम सरमाया लगा रहे हैं तो वो जब तक सर्कुलेट नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान इस सारे भंवर से नहीं निकल सकता। जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं IMF से या दोस्त ममालिक से, $2 अरब हमने रिजर्व में अपने रखवा लिए, ये हम बिजनेस कम्युनिटी की लैंग्वेज में इसको हम हाथ दस्ती बोल देंगे, $2 अरब हाथ दस्ती उससे ले लिए, $1 अरब। अच्छा। ये अल्टीमेट हल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा हुआ है वो मेक और ब्रेक की पोजीशन में है। तो तो आपको क्या उसमें लगता है कि ये क्या मसला, क्या माइंडसेट का इशू है? असल में जो मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमसे बाद आज़ाद हुआ बांग्लादेश, सही। ठीक है, लेकिन वहाँ पॉलिसी मेकर्स ने 4-5 साल में अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर लिया, समझ लिया कि हमें इस तरह से मुल्क नहीं चलाना है। वहाँ पर भी ऐसे ही हालात थे। जब मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को अलग किया तो वहाँ पर भी ये पॉलिटिकल खिंचाव था, लेकिन 5-6 साल में उन्होंने फिर अपने आप को समझना शुरू कर दिया, अपना आइन बनाया और अपनी एक पॉलिसी बना ली कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमें आवाम को जो है सस्ता आटा और ये लंगरों की ट्रकों की लाइन के पीछे लगा के उनने उसको फ़कीर नहीं बनाना है, हमें उनको पाँव पे खड़ा करना है। और वही हुआ कि आप देख लें, हसीना वाजिद ने, मेरे ख्याल से ये 20वां चौथा टर्न्योर है, तो उसने अपनी इकॉनमी को, बांग्लादेश की इकॉनमी को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। आज दुनिया में चाइना के बाद, बल्कि कई जगह पे तो चाइना को भी बीट कर दिया है अच्छा। गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर। तो उस दुनिया का सारे ब्रांड्स जो है इस वक्त बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रहा है। सही। जबकि हम जो है वही 20-25 अरब डॉलर की टेक्सटाइल पे रो रहे हैं। और अभी मैं आज ही सुन रहा था कि इस फिस्कल ईयर में जो अभी 2024 में जुलाई में ख़त्म होगा, हमारी $2 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, जिसमें से उसमें हम खुश हो रहे हैं, जिसमें हमें $1 बिलियन की तो हमारी राइस एक्सपोर्ट बढ़ी है, जो कि हमें समझ लें आप एक खैरात में मिली है, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया में बैन कर दिया है अपना राइस एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि वो अपनी लोकल इकॉनमी, लोकल पब्लिक के लिए उनके यहाँ शॉर्ट हो रहा है। तो हम $1 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट करके हम खुश हो रहे हैं, जबकि दुनिया जो है इस वक्त IT की एक्सपोर्ट पे जा रही है। टेक्सटाइल में भी अगर वो कर रही है तो जो रॉ मटेरियल हम बेच के हम 10-15 अरब डॉलर कमा लेते हैं, वो वैल्यू एडेड की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश वैल्यू एडेड से जो है $50 बिलियन की एक्सपोर्ट पर आ गया है। लेकिन वही बात है कि घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग, हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल लाइफ के अंदर, कि 5 साल मनसूबा, 10 साल मनसूबा जो ज़िया-उल-हक के दौर में और अर्ली 70s और 80s में होता था, अब वो कहाँ है? अब तो आप असेंबलियों में देख लें तो जो ज़्यादा मशहूर टिकटॉकर है, जो ज़्यादा दूसरों की मजाक उड़ा सकता है, ज़्यादा दूसरों का लान तान कर सकता है, तो वो ही ज़्यादा फेमस है और वही उसी के पीछे लोग लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल इकॉनमी और मुल्क चलाने में और एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने में, एक सियासत चलाने में बड़ा फ़र्क है। मुल्क को मुल्क की तरह से अगर हम चलाएंगे तो कोई बईद नहीं है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। आपका इन्वेस्टर पाकिस्तानी दुबई में जाकर इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदीया में इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहा? तो फिर पाकिस्तान में तो इन्वेस्ट करने के लिए IMF जैसा ही इन्वेस्टर आएगा जो आपको सूद पे पैसे देगा और वो बिजली और गैस के बिलों पे वो इंक्रीज़ करवाएगा पैसे। ठीक है। अच्छा फैसल भाई, इससे अब मेरे पास दो सवाल पैदा होते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान की इकनॉमी उठेगी? ठीक है। सेकंड ये है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको हमें फोकस करने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के पास है? जैसे आपने कहा राइस है, राइस तो देखें हमारे घर की मिल्कियत है ना, उस पर आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दी तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। मेन चीज़ है कि आपने कहा कि वैल्यू एडिड, दूसरे मुल्क अब वैल्यू एडिड प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें, नई चीज़ों पर भी काम करें। जैसे इंडिया का आप देख लें, जब से मोदी आया उसने अपनी जो अपने इंडस्ट्री है, ऑटो व्हीकल्स वगैरह, और उस पर बाकायदा अपनी कंपनियाँ उसने खोल ली और वहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसने एक अलग सी बनाई चीज़ अपनी ऐड करी। पाकिस्तान ऐसी क्या चीज़ करे, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी ग्रो करेगी? इकॉनमी के हवाले से देखिए, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। आपको एक बहुत वसी एग्रीकल्चर लैंड है, ज़रूरी ज़मीन है हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली हम चावल, कपास, बस इससे हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। दुनिया चावल भी, अगर इंडिया चावल भी एक्सपोर्ट करता था उसकी ब्रांडिंग करता था, पाकिस्तान ने ब्रांडिंग ही नहीं की है आज तक। इसके अलावा हमारा IT सेक्टर, इंडिया का अगर आप देखें पड़ोस में तो $70-80 बिलियन की एक्सपोर्ट है उसकी, बल्कि शायद $100 बिलियन से ज़्यादा है। हम बड़ी मुश्किल से अब $2-3 अरब पे
$2 अरब पे आए हुए। अच्छा, इस पे आपको ये लगता है कि बाकायदा पाकिस्तान को अपनी हर चीज़ पे ब्रांडिंग वगैरह की इस पे मतलब बहुत नीड मैं है? समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी ओवरऑल, अगर अल्लाह करे कि हमें ऐसे हुक्मरान मिले, ऐसे पॉलिसी मेकर्स मिले कि हमें ओवरऑल हर चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, ओवरव्यू करने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक ये हिजान किसी कैफियत जो है मुल्क में नहीं ख़त्म होगी ना, उस वक्त तक तो जब जाहिर सी बात है कि हम किसी पॉलिसी की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। सेक्टर्स बहुत सारे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। इसके अलावा आपका टेक्सटाइल में भी हम जो है वो फिनिश गुड्स बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, यान एक्सपोर्ट कर देते हैं, या एक एक तरह से जीन्स की पैंटें बनाते हैं। टेक्सटाइल के अंदर गारमेंट इंडस्ट्री जो है, चाइना में जो चिल्ड्रन गारमेंट्स बन रहा है, दूसरा गारमेंट्स बन रहा है, एक बड़ा फैशन गारमेंट्स बहुत है। फैशन में हमने अभी तक अपने आप को कोई भी ब्रांडिंग नहीं की पूरी दुनिया में। आप देखें ना, इंडिया में एक टाटा कंपनी है, उसकी टोटल वर्थ पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ हमारे लोगों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया ना। हमारा सारा इन्वेस्टर, सारा पाकिस्तानी बिजनेसमैन, आप किसी बड़े को भी उठा के देख लें, अगर इसके पास 20-25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए हैं, तो उसने पाकिस्तान से बाहर जाके इन्वेस्ट किया होगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ की हुकूमतों ने वो कल्चर, वो माहौल ही प्रोवाइड नहीं किया। और अफसरशाही जो वही है कि वन विंडो ऑपरेशंस नहीं था, अफसरशाही हर चीज़ में रुकावट थी। जब आप इस चीज़ को कर देंगे, लेकिन इट्स टेक टाइम, अगर इसमें 5-10 साल इसमें लगेंगे, स्टेबिलिटी के साथ हुकूमतें चलेंगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पैसा भी बहुत है लोगों के पास, पोटेंशियल भी बहुत है, और सेक्टर्स भी बहुत है काम करने के लिए। एआई में आप बहुत लोग काम कर सकते हैं, आईटी के अंदर बहुत उसमें है, और इसके अलावा भी बहुत सारे शो में, टेक्सटाइल है, आपकी हलाल फूड की इंडस्ट्री है। मलेशिया आपसे बहुत आगे निकल गया हलाल फूड्स के अंदर। हम तो मीट प्रोड्यूसर हैं, तो उसमें सब चीज़ों में हो सकता है। लेकिन इस वक्त पिछले तकरीबन, मैं समझता हूँ कि पिछले 5-10 साल में पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन से बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सारी इकॉनमी, हमारा सारा बिजनेस, एक्सपोर्ट, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, फैसल भाई, आपकी सारी बात बजा है, लेकिन मुझे लगता है, जैसा मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई करें कि आपने दुनिया घूमी होगी, आप बाहर मुल्क सफ़र करने गए होंगे, आपको वहाँ के माइंडसेट में और यहाँ के माइंडसेट में फ़र्क नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा लोगों से मैं ज़्यादातर उस पर बात करता हूँ कि हमारे यहाँ ना पॉलिसी मेकर और ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माइंडसेट का सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा बड़ा हुआ, मैट्रिक करा, इंटर करवाई, ज़्यादा ज़्यादा ग्रेजुएशन करवाई, उसके बाद जो बच्चे की अपब्रिंगिंग करने के बाद क्या होता है, उसको पहले से माँ बाप क्या बोलते हैं, जॉब करनी है तुझे। उसको ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई बताई जाती कि आप अपना एक बिज़नेस करें और यहाँ पे आप या तो आप हुकूमती साइट पर जाएं। आप देखते हैं, आप कहते हैं भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो कहीं और जाके इन्वेस्ट कर लेता है, लेकिन हम यहाँ ही देखते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही तो गवर्नमेंट में है। तो हम फिर कैसे हमको गलत बोले, हम बोले ये पैसे वाले हैं लेकिन हुकूमत चला रहे हैं। आपने अभी कहा कि हम हुकूमत चला रहे हैं, वही जो मतलब जिनके पास बहुत पैसा है वो बाहर लगा रहा है। अब हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन वो चल सही नहीं रही, वो एक अलग बात है। माइंडसेट का इशू है कि नहीं है? बेसिक माइंडसेट का तो इशू बिल्कुल है, हुकूमतों का भी है और हम सिटीजन्स का भी है। जहाँ तक आपने बात की कि जॉब की तरफ जाते हैं, मेमन कम्युनिटी में तो ये चीज़ नहीं है। मेमन में तो बच्चा बड़ा होता है तो पहले जो है फर्स्ट माशाल्लाह से प्रायोरिटी ये एक बिजनेस अच्छी बात कम्युनिटी है। में हमें एक जो है फ़ख्र है इस चीज़ पर। हमारी मतलब और बचपन से लेकिन ये चीज़ एक बताई एक जाती चीज़ का है। लैग भी है, जो मैं हर जगह हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताएं। मेमन कम्युनिटी को ब्यूरोक्रेसी में भी आना चाहिए, हुकूमतों में भी आना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। देखिए, एक बिजनेसमैन है, एक बड़ा बिजनेस टाइकून है, वो आके फंसता कहाँ है? वन ब्यूरोक्रेसी के आगे फंसता है, अफसरशाही के आगे फंसता है। और अफसरशाही में आप जाते तो हमारी कम्युनिटी का कोई भी नहीं होता। अच्छा, वो फंसता क्या वजह है, इस पर कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से फंस जाता है? भाई, बहुत सारे बिजनेस के कोई इश्यूज होते हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह से जो है कानून है, वो एक चीज़ पे, वो मलिक रियाज साहब का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि फ़ाइल के नीचे पहिए लगते थे जब भी चलता था। अब फ़ाइल के नीचे पहिए लगाने के बाद भी ड्राइवर जो है वो हमारी कम्युनिटी का तो नहीं है, वो तो आउट ऑफ कम्युनिटी होगा। तो डेफिनेटली मेमन अगर ब्यूरोक्रेसी में होगा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, मेमन जो है वो आईजी क्यों नहीं बन सकता? मेमन सीएसएस करके जो है कमिश्नर क्यों नहीं लग सकता? मेमन पॉलिटिक्स में अभी लास्ट टाइम जो है मुझे याद है कि 2018 के असम्बली में, पूरी सिंध असम्बली में एक वाहिद मेमन था, बिलाल गफ़ार साहब, पीटीआई से। तो क्यों नहीं लोग आगे आते? जब कि आपको पता है कि जब आपको एक चीज़, आप बिज़नेस करते हैं, सारी चीज़ें, तो पॉलिटिक्स में आपको हमारे फारूक सत्तार भाई भी तो हैं। फारूक सत्तार मतलब बहुत ही कम और बहुत ही आपको नायाब लोग नायाब मिलेंगे मेमन में ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि भाई अपने बच्चों को तालीम भी दें, बिज़नेस ज़रूर कराएं फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन साथ अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो आप उसको सीएसएस कराएं, आप उसको ब्यूरोक्रेसी की तरफ लेके जाएं। एक एसएसपी क्यों नहीं लग सकता? इनकम एफवीआर में हमारा मेमन क्यों नहीं लग सकता? तो इन सब, जब देखिए सारी कौमें इसी बेस पे आगे निकली हैं। आप बलोच को देख लें, सिंधी को देख लें, इवन महाजर को देख लें आप।
तो वो सारी कौमों को जो है हर जगह प्रेजेंस है सिवाय एक ही मेमन के। तो चाहिए इस तरह कि हम इस सब्जेक्ट पे तवज्जो दें, सारी जमातें इस पे तवज्जो दें, कोशिश करें कि CSS पे और जितने भी गवर्नमेंट्स में जितने भी इदारों में अपनी जॉब्स के लिए भी वो लोगों को अप्रोच करें कि हम अपने मेमन को हर फोरम में भेजें, चाहे वो किसी भी वो असेंबलियाँ हो या दूसरे भी, हम मेमन कम्युनिटी एज ए मेमन कम्युनिटी लोगों को, बच्चों को, यंगस्टर को सपोर्ट करें ताकि वो आगे जो है कम्युनिटी को सर्व कर सके। जब आप एक इदारे में एक पोस्ट पे होगे जब तो आप उसमें कम्युनिटी को अपने सर्व करोगे उसमें। सही, माशाल्लाह, बहुत मतलब अच्छे तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी समझ आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मेरी थी, मतलब मेरा बड़ा इंटरेस्ट इस पे हो रहा है कि माशाल्लाह काफ़ी सवाल आते हैं ना, वो क्लियर होते जा रहे हैं कि जो मेरे दिमाग में सवाल थे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि ना अभी पाकिस्तान में कुछ रखा नहीं है अपना, अगर बंदे के पास पैसे हों, मौका मिले तो बाहर मुल्क चले जाओ। अब मेरा ये मानना है कि जो लोग ये कहते हैं वो एक तरीके से सही कहते हैं। अब मुझे नहीं पता आप इससे इख्तलाफ करेंगे या आप मेरे हामी होंगे, लेकिन मैं अपना रीज़न बता दूं क्यों। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पाकिस्तान से हमारा जवान जाए बाहर, वहाँ से कुछ कमाए, कुछ चीज़ें स्किल सीखे। मैं कहूँगा यहाँ पे स्किल्स की भी बहुत कमी है। लोग कहेंगे टैलेंटेड हैं, लेकिन वो स्किल्स को ना अपनी वो यूटिलाइज़ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। तो थोड़ा सा वो बाहर मुल्क जाए, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करे, समझे कि बड़ी दुनिया कैसे चल रही है, और फिर यहाँ आके उसको यूटिलाइज़ करिए। क्या ये सही है? आप इसके इख्तलाफ कर सकते हैं इसमें। ये बात आपने सही की, स्किल्स की कमी तो है हमारे यहाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है, हर चीज़ की है। अच्छा, अब मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि स्किल्स ही नहीं, यहाँ पे हर एक नया अपडेटेड, मैं आपको कहूँगा यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा एथिकल हैकर भी है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। मतलब ऐसे लोग हैं, लेकिन उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा। क्यों? एक वजह मैं ये समझता हूँ, उसका अपना माइंडसेट है। क्यों? उसने अपने माइंडसेट को ना इतना महदूद कर लिया है। मेरा बस, मैं लड़ता इसलिए हूँ कि उसने अपने आप को महदूद किया हुआ है। अपने अपनी सोच को सोचा मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। हालांकि आप जब बाहर मुल्क जाते हैं ना, तो बाहर मुल्क वहाँ के लोगों का क्या होता है, विजन बहुत बड़ा होता है, हमारा विजन छोटा है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ का नौजवान ज़रूर जाए यहाँ से, और जाके वहाँ से अपना विजन सीखे कि विजन होता क्या है, वहाँ से कुछ सीख क्या है। फिर भले हम ये ज़रूर कहेंगे कि यार अब मजबूरन है, गोरों ने हमसे सीखा, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल गोरों से सीख के जाके कुछ ना कुछ मुल्क को अपने सुधारना पड़ेगा। टाइम लगेगा थोड़ा इस पर। इसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए, मायूसी कुफर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारा जो ये आपने जितनी बातें कही ना, कि इसमें हमारे मीडिया का बड़ा रोल है। हम पूरा दिन सिर्फ मायूसी, उठ गया लुट गया, बिल्कुल बिल्कुल। करप्शन हो गया, ये डकैती हो गई, मोबाइल छीन गया, मतलब हम मायूसी और तबाही के अलावा हमारा मीडिया कुछ दिखाता ही नहीं है, हम भी कुछ दिखाते नहीं, और पब्लिक भी अब वही देखने की आदी हो गई कि कुछ मसालेदार चीज़ हो तो वही हम देखें। आप बिल्कुल। अच्छा कोई कंटेंट आप देखेंगे, इकोनॉमी पे आप बना ले, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बना ले, कोई भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ बनाएंगे, उसकी व्यूअरशिप आपको बहुत कम मिलेगी। मेरा भी यही डिसअपॉइंटमेंट है। हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी अगर वो बंदा देखे ना उन एपिसोड्स को, वो घंटे भर की होती है, लेकिन अगर वो देख लेना तो बहुत कुछ सीख जाएगा। लेकिन मैंने देखा है जिसमें हमने अच्छा ज़्यादा सिखाने की, उस पर सब कम आया है। कम आया है। और जिस पे हमने है ना जो कंट्रोवर्शियल्स पे हमने छेड़ा है ना, उस पर सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आई है। भाई हम अब पिछले 10-15 साल से कल्चर ही ऐसा बन गया है कि टॉक शो के अंदर एक बंदे ने उठ के दूसरे बंदे को चमाट मार दी तो उसकी व्यूअरशिप मिलियंस में आ गई है इसमें। इस बार और मादक उसी का रमजान उसी ट्रांसमिशन उसी भी इसी चैनल के तरीके एक से और उठ रही है। प्रोग्राम में जो है मईशत पे बात हो रही थी तो वो लोगों ने चेंज करके वो इंडियन चैनल्स लगा दिए। तो ये हम जो देखिए आजकल की जो दुनिया है ना, जो नैरेटिव आप बनाओगे ना, जो आप दिखाना चाहते हो ना पब्लिक को, ये एक मीडिया का एक वो है, शिकंजा है कि जो आप दिखाओगे ना वही बिकेगा। जो आप दिखाना चाहते हो पब्लिक वही देखेगी। वेस्टर्न मीडिया जो दिखाना चाहता है हमारे बारे में, इस्लाम के बारे में जो नेगेटिव चीज़ दिखाना चाहता है, तो वो अपने यहूद नसारा के जहनों में जो अच्छे भी लोग हैं उसके अंदर वही चीज़ भर रहा है। आप इसी बिल्कुल तरीके सही से कह रहे हैं हम इसका। अपनी इकॉनमी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में हर वक्त मायूसी ही दिखाएंगे, और उसमें चैनल्स को मैं समझता हूँ कि उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। आप आसपास के चैनल्स देखें मुल्कों में, इवन वेस्टर्न चैनल्स यूरोप में देखें, वहाँ पर भी सियासी दिखाते हैं, सही। नेगेटिव चीज़ें भी दिखाते हैं, लेकिन साथ पॉजिटिविटी भी दिखा देते हैं। आप मुझे बता दें कितने चैनल्स हैं जो इकोनॉमी पे डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं। आप इंडिया में देख लें, हमारे नेशनल ज्योग्राफिक में साइंस वो डिस्कवरी है, और दूसरे जितने भी चैनल्स हैं वो सब हिंदी में तर्जुमे में आ रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान में वो बहुत सीखने की मेरा चीज़ें हैं, फेवरेट चैनल है। वो बहुत सीखने की बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल। हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, लेकिन वो चूँकि या तो हिंदी लैंग्वेज में होती है या इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? जब हमारे यहाँ टर्किश ड्रामे उर्दू में तर्जुमे करके दिखा सकते हैं, नो डाउट अच्छी चीज़ है, हमारी हिस्ट्री को भी हमें फॉलो करना चाहिए, तो इसी तरीके से इसको भी करना लेकिन चाहिए। इसमें हमें ये भी करना चाहिए। लेकिन मसला ये कि हम दिखाते ही नहीं हैं, हम दिखाना ही नहीं चाहते। हमें या तो पीछे से
गाइडेंस ही ऐसी मिल रही है, पीछे से हमारी जो लॉबी है वो वही चाहती है कि मायूसी दिखाएं अपने बच्चों को, और यंगस्टर्स को और बच्चों को जो आप दिखाएंगे ना अर्ली एज पे, बिलो द 15, वही इसको लगेगा कि नहीं यार पाकिस्तान में मायूसी है, पाकिस्तान में मैं कुछ नहीं कर सकता। एक अच्छा खासा स्किल्ड बंदा भी जो है ना, अगर एक हफ्ता बच्चा टीवी देख लेगा तो सरेंडर कर लेगा कि मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता हूँ, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है। हालांकि पाकिस्तान से अच्छा मुल्क आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी चले जाए, इवन आप इस्लामी मुल्क में ही चले जाएं, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। मसला ये है कि इसकी कदर करने की ज़रूरत है और इसको रीबॉर्न करने की ज़रूरत है। एक पॉलिसीज़ और एक हर चीज़ को जब एज ए माशरा अगर हमने अपने आप को बिल्ड कर लिया तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। माशाल्लाह, मतलब ज़बरदस्त जवाब था। माइंडसेट भी क्लियर हो गया और ये भी पता चला कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी स्पेशलिटी के ऊपर। हमने अभी इकोनॉमिक्स पे और उस पर पॉलिटिक्स पे हमने काफ़ी बात कर ली है। अब जैसे हमारे हर मेहमान की एक स्पेशलिटी, उसको बिज़नेस करना आता है, तो थोड़ा सा हमें बिज़नेस करना सिखाएं। और जिस चीज़ में आप हैं, अगर आप इसको कहेंगे कि हम, जैसे आज़ाद चाय वाला है, वो कैसा बिज़नेस करना सिखाता है कि मिलीनियर हो, आपको एक बिज़नेस सिखाता हूँ, तो आपके लिए वो क्या होगा कि आप एक नए जनरेशन को, यंगस्टर को क्या कहेंगे कि यार कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, किस माइंडसेट के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया जाए? देखिए, मैं यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा, इन्वेस्टर्स को भी यही कहूँगा कि इस वक्त देखिए आज की दुनिया मुश्किल भी है और आसान भी है। अच्छा, आसान, बिजनेस भी, मतलब मैं इसके हिसाब से कह रहा हूँ, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत हो गई। लोग जैसे कहते हैं ना, आपकी एक बात बिल्कुल अच्छी थी, मसले मसाइल यहाँ पे हैं ज़रूर, लेकिन एक इंग्लिश में एक जुमला है कि जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वहाँ ही अपॉर्चुनिटी होती है सॉल्यूशंस की। बिल्कुल। आप उस बंदे ने मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मिसाल दे रहे थे कि दो कंपनियां नाइजीरिया जाती है, ठीक है। कंपनी वाले एक नुमाइंदे को भेजते हैं, जाओ वहाँ पे देख के आओ कि वहाँ पे हमारे जूतों, वो जूतों की कंपनी थी, जाओ हमारे यहाँ पे मार्केट है कि नहीं है। दोनों कंपनियां जाती है, एक कंपनी जाती है वहाँ देखती है कि सब नंगे पाँव घूम रहे हैं। नाइजीरिया एक गरीब मुल्क है अफ्रीका वाली साइड पे, और वहाँ पर तो वो देखता है, वो शॉक्ट हो जाता है, वो अपने सेठ को फ़ोन करता है, भाई हमारे यहाँ जूता नहीं बिकेगा, कोई जूता ही नहीं पहनता। दूसरी कंपनी आती है, अब देखें माइंडसेट का फ़र्क, मैं वापसी माइंडसेट कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़। वहाँ ये देखता है ना कि जूते नहीं हैं, वो खुश हो जाता है, बोलता है इनके पास जूते नहीं है, मसला नहीं है, हमको चप्पल पहनाएंगे, इनको हम एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस देंगे कि भाई यहाँ पे चप्पल पहनने के होते हैं, वरना पाँव खराब, आपके पाँव में दर्द हो जाएगा, आपको जख्म हो सकता है, मतलब हम उसको बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। वो अवेयरनेस उस देंगे। कंपनी को फ़ोन करता है, बोलते हैं नहीं भाई यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो ऐसी क्या होगी, आप बताएं थोड़ा सा, लोगों का माइंड वो हो। देखिए, पहला मैसेज तो ये है कि जब रात ज़्यादा अंधेरी हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि दिन होने वाला है इसमें। तो मायूस हमें नहीं होना चाहिए, चाहे जितने भी हालात हो जाए इसमें। बिज़नेस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स की कमी है। लोग स्टार्ट लेते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। दूसरे मुल्कों में आप इसराइल में देख लें, इसराइल में स्टार्टअप्स की जितनी फंडिंग दुनिया में इसराइल कर रहा है इस वक्त, उस दुनिया में कहीं भी नहीं हो रही है। सेकंड नंबर पे इंडिया में हो रही है कि वो आप उसको गवर्नमेंट को जाके आइडिया दो। एक यंगस्टर जाता है 15-20 साल का लड़का, और एक आइडिया सामने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने रखता है और अमाउंट रखता है कि भाई इतने अमाउंट की हमें ज़रूरत है, और वो इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। इंडिया में भी यही है। इंडिया में लास्ट आप देखें फ्लिपकार्ट है, दूसरी जितनी कंपनीज हैं, ये सब स्टार्टअप के तौर पर आई और उन्होंने वहाँ पे तो बहुत अच्छी awareness की हो अमेजोन ने गई है, आके फिर हाँ। उनको बाई किया बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी में। तो शार्क टैंक का जो एक वो हो गया, बड़ा जी, अच्छा चला है। तो उसी तरीके, लेकिन हमारे यहाँ मैं कहता हूँ ना कि अब ये जो आपका ये जो सामने मोबाइल पड़ा हुआ है ना, ये एक तरह से एक तो फितना तो है, लेकिन ये एक तरह से एक आसानी भी है यंगस्टर्स के लिए और न्यू कमर्स के लिए। मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया में ट्रेड करना, पहले तो जो है वो एक पुराना दौर था कि भाई आप एलसियाँ खोलो और कंटेनर का आपको सैंपल्स जाएंगे और ऑर्डर मिलेंगे। आजकल हर चीज़ ये हमारी, यही हमारे ताल्लुकात भी हैं, यही हमारी दोस्तियाँ भी हैं, यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा बिजनेस है। तो इस मोबाइल से, इस इंटरनेट से, इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं और दुनिया जो है आपके फिंगर टिप्स पे है। और जिस तरह से अमेज़ॉन पे, FBA पे काम हो रहा है, और आजकल तो इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए, दुनिया में अब सिर्फ एक ही चीज़ आगे जाके आपको नज़र आएगी, IT और AI, और इसी में ट्रेड होगे। घर बैठे हुए लोग जो है बिल्कुल। हम ट्रेड करेंगे, घर बैठे हुए लोग जो है अपनी न्यूज़ वगैरह हर चीज़ मोबाइल पे, हर चीज़ आपका मोबाइल पे ही होगा। तो ज़्यादा फोकस इस पे करें, और लेकिन पॉजिटिव फोकस करें। यंगस्टर्स को मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि फजूलियात को ना देखें, इसमें एक अच्छी क्रिएटिविटी की तरफ जाएं और क्रिएशन की तरफ जाएं। पाकिस्तान में मैं देखा है कि मैंने, चूँकि पिछले 10-15 साल में बहुत मायूसी रही और डिस्टर्बेंस रही और दहशतगर्दी यहाँ काफ़ी रही, तो बच्चों के जहनों में एक अजीब सा, मतलब हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सके
जो बाहर के मुल्कों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में और होता है। लेकिन अगर हम सारे मीडियाज़ और आप जैसे चैनल्स हैं और इस तरह से अगर हम इसको कवरेज और अवेयरनेस देंगे तो मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी बहुत है और एक कुछ ना कुछ आइडिया लेकर आएँ। आइडिया देखिए दुनिया में इस वक्त दुनिया आइडिया पे है, आइडिया बिक रहा है पूरी दुनिया में और मिलियंस और बिलियंस में बिक रहा है। बिल्कुल कोई भी चीज़ में आप कोई भी फील्ड में उठा लें। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं कि छोटा बिजनेस करे तो वो तरक्की नहीं। आजकल तो छोटे बिजनेस को बड़ा स्कोप है और एक बाहर कोशिश ये करे कि हमें जो है पाकिस्तान से बाहर भेजना है, हमें कोई चीज़ मंगवानी नहीं, क्योंकि एक बिल्कुल तो हमारी जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। दूसरा ये कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, इकॉनमी है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है और यही फ्यूचर है हमारा इसमें। सही। अच्छा, एक चीज़ हमें बताया, जैसे कि बिल फर्ज आपका एक बिजनेस है, एक नया बच्चा बिल फर्ज कोई ऐसा एआई या आप समझ लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आप समझ लें वेब डेवलपमेंट हो गई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गई, वो आपकी मदद किस तरीके से कर सकता है आपके बिजनेस में? वो क्या एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, वैल्यू एडिट कर सकता है, जैसे कहे कि हाँ हाँ अगर ये चीज़ मेरे बिजनेस में ऐड हो जाती ना तो मेरा काम और आसान हो सकता है, वो ऐसी क्या चीज़ है? देखिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं बिजनेसमैन, आपकी कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, चीज़ बना रहे हैं, कोई आप कपड़े का ब्रांड है आपका, तो वेब डिज़ाइनिंग तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उसके अंदर सब्जेक्ट है कि लड़का कोई भी बच्चा अगर कोई वेब डिज़ाइन करता है, आपकी वेबसाइट डिज़ाइन कर दे, आपकी वेबसाइट को रन कर ले इस वक्त तो, बल्कि ये एक वेब डिज़ाइनिंग और ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ बैठे हुए आप जो है बाहर के मुल्कों की वेबसाइट जो है वो रन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास गोरों के पास जो है इतना टाइम नहीं है, ना गोरों बिल्कुल। को इंटरेस्ट है, वो तो हर चीज़ आउटसोर्स करते हैं। और गोरों का एक ये भी इशू होता है ना कि इशू तो नहीं, मतलब वहाँ पे ऐसा होता है ना, वहाँ का अगर लोकल्स को अगर वहाँ पे जॉब देंगे तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। वही वो एक तो वो आउटसोर्स में वो अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम इस जो आउटसोर्स हो रही है पूरी दुनिया में चीज़ें, हम उसको कैच नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हमारे पास एक तो या तो बिजली महंगी हो रही है, बिजली है तो महंगी, अगर सस्ती है तो फिर वो आ नहीं रही है। तो ये सारे इश्यूज है, कम से कम इंटरनेट के भी अलग इश्यूज हाँ है। इंटरनेट के भी अलग इशू है। अब दुनिया में तकरीबन 5G की तैयारी हो रही है, हम अभी हाँ, तक 4G पे भी 4G हमारी पे। वो स्पीड नहीं है। तो हम बच्चों को, आने वाली नस्लों को अब ये चीज़ प्रोवाइड कर दें तो वो, मैं नहीं समझता हूँ कि 2-5 साल के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी, और जो 2 करोड़ की आबादी हमारी 18 साल, क्या हमारे पास एक बहुत बड़ा ह्यूज जो बिल्कुल है सर्टन नंबर है यंगस्टर्स का। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि ये हमारा एक एसेट है। ये हम कहते हैं कि हमारे थरकोल में से इतना कोयला है और सैंडक में इतना सोना है और फलाना है, ये असल हमारा एसेट है, ये हमारा सोना है। अगर हमने इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, या तो हमने इसको यही लान तान और जो है जो आजकल चल रहा है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, उसमें लगा दिया तो फिर जो है अल्लाह हाफिज़ है। या अगर हमने इसको एक पॉजिटिव वे में और अच्छी अप्रोच के साथ हमने इसको यूटिलाइज़ कर लिया, इसको स्किल कर लिया। इसमें देखिए स्किल करने की ज़रूरत है, बच्चे बहुत हैं और आपने अब इसमें जैसे बाहर मुल्कों में होता है कि आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन से बच्चे की क्या स्पेशलिटीज़ है। और इसके लिए मैं पहले तो नहीं था, लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत सारे एनजीओज़ भी प्राइवेटली आईटी की तरफ और स्किल ट्रेनिंग की तरफ अच्छा। तवज्जो दे रहे हैं, जिसमें हमारा सैलानी भी है, हाँ बहुत माशाल्लाह, सैलानी तो और भी दूसरे बेहतरीन काम इदारे कर हैं। रहा है। तो इसमें ज़्यादा मैं जमातों को भी कहूँगा कि जमातें भी स्किल ट्रेनिंग पे आएँ और आईटी की ट्रेनिंग पे। मेन फोकस यही है कि जमातें राशन दे रही हैं, घर दिला के दे रही है, बड़ा अच्छा काम है, सारी जमातें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने जो है ना लोगों को पैरों पे खड़ा करना है और उसका एक ही हल है कि जब हम उसको स्किल ट्रेनिंग दे देंगे, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दें, ताकि माशरे में से एक ज़कात लेने वाला कम बन जाए। मतलब एक बच्चा अगर वो स्किल्स वाला हो गया, उसने अपने पैसे कमाना शुरू कर दिया, अपने घर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो उससे फिर जमात में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने ये बात की, आप जेतपुर से है, तो आप थोड़ा सा अपने जमात के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या वो ऐसे काम कर रही है जिससे आप कहें कि यार मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा काम है और उस पर हमें और फोकस करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा ऐसा हिस्सा जिस पे वो काम नहीं कर रही, फोकस नहीं है अभी उसका, लेकिन उस पर फोकस करना चाहिए, अगर आप उसमें जमात में इन है थोड़ा तो आपको बताएं। जेतपुर जमात में मैं ज़्यादा पुराना तो इन नहीं हूँ, अभी रिसेंटली मैं उनकी सब कमेटियों में हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ मजीद पानावाला, जो IMO के भी प्रेसिडेंट है, उनके साथ और उनके नीचे टीम पूरी है। उनके वाइस प्रेसिडेंट है अहमद मुनाफ है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल्ताफ़ ताई है, और उनके नीचे पूरी एक टीम है, वो बड़ा जैल होके काम कर रही है। अच्छा। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि मतलब कोई भी फील्ड हो, चाहे राशन का हो, अभी रिसेंटली हमने एक डेढ़ महीना हुआ है बाइक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई है। अच्छा। तो जयपुर जमात की तरफ से जो है बाइक्स जो है वो किस्तों पर मैं देख रहा हूँ आजकल जेतपुर जमात में नो डाउट
हर जगह मैं उसको देखता हूँ, प्रोमिनेंट नहीं, उसको यही दिखाई देती है। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी जयपुर से हम हैं तो सही, लेकिन कभी काम के लिए हम कभी वहाँ टच नहीं हुए थे। लेकिन जब पॉलिटिकल और सोशल वर्क में आए तो आसिफ भाई ने मुझे अपनी टीम में लिया एक सब कमेटी में। तो वहाँ जाके ये देख के बड़ा एक्सपीरियंस खुशी हुई कि हमारी जमात जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट जमात के तौर पे काम कर रही है हर फील्ड के नो अंदर। डाउट, सही और बात। इसमें जो है वो सहूलत का उसका हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। हमारे अपने हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, अच्छा, माशाल्लाह। होम फाइनेंसिंग का काम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। मैरिज एड में तो मैं खुद हूँ उस सब कमेटी के अंदर, मेरे अच्छा। चेयरमैन है इमरान भाई। तो उसमें मैं देखता हूँ कि हर वीकली जो है उसमें केसेस आते हैं, और जिस तरह से वो स्क्रूटनी होती है, और जिस तरह से जयपुर में जो ऑफिस बेरर्स हैं और जो एमसी मेंबर्स हैं, उस लोगों की अमानतों को जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो वाकई अमेजिंग है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, और मतलब वाकई में अमानत को अमानत समझ के लोगों की खिदमत करते हैं। तो देख कर बड़ा खुशी होती है। और डेफिनेटली दूसरी जमातों में भी, मैं क्योंकि जयपुर में ही हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है, दूसरी जमातें भी इसी तरीके से काम करती होंगी। लेकिन जयपुर में मैं समझता हूँ थोड़ा यूनिक है, क्योंकि हमारे आसिफ भाई, और यही वजह है कि आसिफ मजीद के मुकाबले में कोई नहीं आता। पिछले 10 साल से वो अनअपोज आ रहे हैं। बेसिकली मेरे मेरे ख्याल से ना वो एक लीडर है। जब वो बिल्कुल। लीडर होता है ना एक बंदा, जी। तो फिर उसके पीछे ना लोग, हर बंदा उसकी उसकी चीज़ आसिफ चल भाई रहा की होता एक है। और भी मैंने खूबी देखी कि वो लोगों को साथ लेके चलता है, लोगों को बड़ा लीडर की क्वालिटी तो हाँ, यही लोगों है। को जो है बड़ी इज्जत देता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो न्यू कमर हो। हम जैसे न्यू कमर्स हैं, वो मतलब उनको साथ लेके चलता है और उनको बड़ा अप्रिशिएट। देखिए, जहाँ अप्रिशिएट मिलेगा, जहाँ तमगे मिलेंगे ना आपको, एक गुलदस्ता आपके कंधे, मतलब आपने अगर किसी से काम लेना है ना, तो उसके कंधे पे आपने गुलदस्ता लगाना है। आपने उसको अप्रिशिएट किया तो वो देखिए कि आपको वो मल्टीप्लाई बाई 1:10 रेशो से उसका जो है आपका आउटकम आएगा। और वो खूबी आसिफ मजीद साहब के पास है। सही। अच्छा, आप मुझे ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे। अब हमने कहा कि देखें, हमें इकनॉमी को कोशिश करने, हमें ही करना है, जो कोशिश करनी है कि ये थोड़ा बूस्टअप कर जाए, आने वाले हालात अच्छे हों। तो क्या ऐसा आप इनिशिएटिव कर रहे थे? आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे। आप थोड़ा सा अपना एक आइडिया बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, जिससे हुकूमत, मतलब जिससे हमारी इकनॉमी वगैरह पे बड़ा अच्छा फर्क इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमी के लिए देखिए, हम तो अपने तौर पे जो इस वक्त तो ज़रूरत तो ये है कि जो जिस फील्ड में है वो अपने तौर पे पाकिस्तान के लिए एक पैट्रियोटिज़म के तौर पे एक कोशिश करे, चाहे हुकूमत में हो, बाहर हो, कोई भी हो। हमने एक आइडिया लिया था मेक इन पाकिस्तान का। हम एक कैंपेन शुरू करना चाह रहे हैं। इसके लिए बेसिकली मैंने इससे फ़ायदा क्या होगा? पहले तो ज़रा सुन ले, पहले इस हाँ। आइडिया को हमने डिस्कस किया। इकबाल अडवाणी साहब, अडवाणी फाउंडेशन अच्छा। के जो सीईओ हैं और सेविंग होम के जो सीईओ हैं, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने पूरा गो है, फ्री हैंड दिया है हमें कि आप इसको करें, और वही हमारे पैटर्न होंगे। इसमें बेसिक इसका आइडिया ये है कि हम जितने भी पाकिस्तान में, जैसे अभी फ़लस्तीन का हुआ तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, बाहर की प्रोडक्ट्स को जो है वो बाइकआउट बाइकआउट किया का, हुआ वही है। तो फर्स्ट टाइम हुआ। लेकिन बेसिक तो ये हमें अब हमेशा के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई, अगर हम बर्गर खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या हम कोई कपड़े का ब्रांड ले रहे हैं, हम कोई ग्लास का ब्रांड ले रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उसके ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है, जो हमारा अपना हो। जो हमारा अपना हो। अब हमारे पास मसला ये है कि ऑल्टरनेट है, लेकिन ऑल्टरनेट वाले को मार्केट ही नहीं मिली है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की, ख़ास करके हमारे अपनी प्रोडक्ट की हमारी मार्केटिंग ही नहीं है। आप कभी इंटीरियर सिंध में, गांव में आखिरी छेड़े पे चले जाएंगे सिंध के, तो वहाँ आपको पेप्सी की बोतल जो है वो ढाबे पे मिलेगी। बिल्कुल इसका मिलेगी। मतलब है कि उसने अपनी मार्केटिंग इतनी वहाँ तक ज़बरदस्त भी की हुई की है। हुई है, हाँ। हमारा अपना पाकिस्तान का या मुसलमानों का, मैं तो अपनी पाकिस्तान की बात करूँ, हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं है। तो बेसिक इसका मकसद ये है कि हमें पाकिस्तान में जो भी चीज़ बन रही है, हम उसको सपोर्ट करेंगे वाया सोशल मीडिया। और वो उनकी प्रोडक्ट्स की रिव्यू वो खुद भी करके भेजें, हम उसको प्रमोट करेंगे। हमारी टीम भी जाएगी उसमें, मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप भी हमारी टीम के साथ बिल्कुल जुड़ें। सर, मैं हाजिर। और चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, हाउस होल्ड फील्ड हो, कपड़े के ब्रांड्स हो, बड़े ब्रांड्स हो या लोकल, कोशिश है कि एंटरप्रेन्योर्स नए जो हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बड़े ब्रांड्स हो, कुछ भी हो, यानी पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बन रही है ना, हम उसको सपोर्ट करेंगे और हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, और इंशाल्लाह फिर उस कैंपेन को आगे लेके जाएंगे, और इसका एक बड़ा फिर इवेंट भी इंशाल्लाह करेंगे इसमें। बिल्कुल सर, हम भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपके साथ ही हूँ। और उसको ही साथ लेने के लिए जो आज का हमारा स्पॉन्सर है ना, वो भी मेक इन पाकिस्तान वाली प्रोडक्ट है, और जो कि डबल एच जी जी, बिल्कुल परफ्यूम है। करेंगे, बिल्कुल। देखिए, यही है ना, हमारा मसला ही कि हमारी जेब पे इतना वैसे भी बोझ है कि हम जो है वो चॉकलेट हम बाहर से खा रहे हैं, सर्फ हम बाहर के मंगवा रहे हैं, कन्फेक्शनरी हम बाहर की मंगवा रहे हैं, बर्गर हम बाहर के मंगवा रहे हैं। जबकि आप देख लेना, जब कंपटीशन बा, हमारे पिज़्ज़ा के मुकाबले में कितने सारे पिज़्ज़ा आ गए, और वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आ गए। लेकिन मौका मिला तो उन्होंने, हमारे बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर्स ने और स्टार्टअप्स ने काम करके दिया। इसी तरीके से हर फील्ड के अंदर जब मौका मिलेगा
और लोगों को मतलब आप उसको हौसला अफजाई होगी, तो डेफिनेटली इसकी एक सीधी सी मिसाल है कि जब हम प्लास्टिक के आइटम चाइना से इंपोर्ट करते थे हाउस होल्ड के, आज से 8-9 साल 10 साल पहले की बात है, तो गवर्नमेंट ने जो है इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू की। जब इंक्रीज़ करना शुरू की तो जाहिर सी बात है कि उसकी इंपोर्ट कम हुई और उसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगना शुरू हुई। लगते लगते आज 10 साल के अंदर आप समझ लें कि पाकिस्तान में कोई ऐसी प्लास्टिक की चीज़ नहीं है जो नई बन रही हो और इम्पोर्टेड के मुकाबले की नहीं बन रही हो और उससे अच्छी ना बन रही हो। अच्छा। तो जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे लोकल इंडस्ट्री को, तो उस वक्त तक वो आगे नहीं आएगी। इसी तरीके से हम जब फूड इंडस्ट्री है, दूसरी चार कपड़े की हमारी इंडस्ट्री है, शूज़ की है, हर चीज़ के अंदर मशीनरी है, हमारी गाड़ियाँ हैं, जब हम उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली 5-6 साल में वो एक आपका ग्रोथ ड्राइवर बन जाएगा और आपकी इकॉनमी को भी सपोर्ट करेगा। और बेसिकली हम अपनी चीज़ें, हम यहूद नसारा की चीज़ों को अवॉइड करें और अपनी चीज़ों को और अपने लोगों को सपोर्ट करें। यही इसका मेक इन पाकिस्तान का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अपने लोगों को सपोर्ट करना है और अपनी चीज़ों की मार्केट करनी है ताकि वो यहाँ से आगे निकल के कुछ इसमें से डेफिनेटली आप 100 को सपोर्ट करोगे तो 2-5 तो बड़े ब्रांड बन ही जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। अच्छा फैसल भाई, आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आया। मैं तो चाह रहा था कि इसकी गुफ्तगू को हम और लाएं, लेकिन वक्त के दामन में भी टाइम बहुत कम है हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल थैंक यू भाई, सो आप मच। यहाँ पे आए और आपका जो आइडिया है, आपका जो इनिशिएटिव है, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। और आप थैंक यू सो जब भी आपका कोई काम हो हमें याद करें, और हमारी सर्विसेज आपके लिए मच। बिल्कुल ज़रूर फ्री होंगी। इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ, आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की सीरीज़ हम स्टार्ट करें। अच्छा फैसल भाई, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अब के बाद से जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी वो हमारी स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए होंगी। जो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मेक इन पाकिस्तान और उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने यहाँ की इंडस्ट्री के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर लिया है। और वो माशाल्लाह अब ब्रिंग हो रहे हैं और माशाल्लाह एक नया मुस्तकबिल का एक अच्छा वो होंगे। उनको हम यहाँ पॉडकास्ट में लाने की उसमें हम बिल्कुल, कोशिश में मैं तो हैं। इसीलिए तो आपको दावत दे रहा हूँ कि आप जो है, बिल्कुल। हम जो ये करना चाह रहे हैं उसका ऑफिशियल पॉडकास्ट जो है आप इसमें यहीं इसका बिल्कुल। करें और जो है हमारी टीम के साथ जो है वो आप मर्ज हो जाएं। और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखिए, एक ये कोई भी काम करने के लिए जो है ना टीम वर्क बड़ा ज़रूरी होता है। मैं और आई नहीं होता है इसमें, टीम ही मिशन सब जब कुछ होता है करती ना है। तो हाँ। मिशन एक बड़ा हाँ, वो तो होता है ना, उसके लिए विजन लेके हम चाहता हूँ चल कि, रहे और हैं उसमें इसका। हमने चॉइस भी इस तरह से किया है कि माशरे के मुख्तलिफ शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन हैं उन सबको लिया है हमने। टीवी एंकर्स को भी लिया है हमने, एंटरप्रेन्योर्स को भी, स्टार्टअप की उसको भी लिया है, तो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को भी लिया है, ताकि जो है एक पूरा एक टीम बने और सब जगह से आइडियाज़ और सपोर्ट मिले और काम हो सके इसमें। तो बेसिकली मकसद यही हुआ कि नौजवान है ना वो सीख जाए कुछ और पाकिस्तान अच्छा हो जाए, और हमारा जो मकसद है वो हम उसमें हम कामयाब हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।